दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के इस सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के बारे में। कल हमने देखा था कि नाज़ीवाद का उदय आखिर कैसे हुआ था। कल हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, जिससे जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी वो एकदम गिर गई। जर्मनी की जो पैसा था उसकी वैल्यू भी एकदम नीचे आ गई। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई जर्मनी में। और जर्मनी में जो रहने वाले लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, वो चाहे सिपाही वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, अमीर हो, व्यवसायी हो, चाहे जो भी हो, सबकी जो हालत है वो बहुत ख़राब हो गई। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हिटलर का उदय जो हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी, राजनीति थी और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। देखिए, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, ठीक है, उस गिरते अर्थव्यवस्था और जो वहाँ के समाज की हालत हो रही थी, इस सभी संकटों ने हिटलर जो है उसको सत्ता में पहुंचने यानी सत्ता हिटलर के हाथ में लाने में मदद की। 1889 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था जो थी बेहद गरीबी में गुजरी थी। देखिए, हिटलर का जो जन्म है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। युवा मतलब जिसका जो बचपन गुजरा था, जो उसका युवा अवस्था गुजरा था, वो बहुत गरीबी में गुजरा था। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में ही उसने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भाई, जब खाने के लाले पड़ गए थे तो आखिर ज़िंदा रहना था, और ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई रोज़गार तो आदमी को करना ही पड़ेगा। अपनी गरीबी से तंग आकर हिटलर ने क्या किया, अपना नाम फौज की भर्ती में लिखवा दिया। जब वो फौज में भर्ती हो गया, उसके बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर मानी मोर्चे के आगे संदेशवाहक का काम किया। उसका काम क्या था, जो मोर्चा था, फौजियों का मोर्चा था, उनको संदेश देने का काम उसको सौंपा गया। कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए, यानी कुछ मेडल भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था। जब जर्मनी की हार हो गई तो उससे जो हिटलर है एकदम हिल गया था। लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। जब वर्साई की संधि में आपने देखा, जो मित्र राष्ट्र थे उनने जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। ये पाबंदियां इतनी अपमानजनक थीं जिससे जर्मनी के साथ साथ जो हिटलर था वो भी उन पाबंदियों से एकदम गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। उसके अंदर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ नफरत की भावना भर गई। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। देखिए, हिटलर ने क्या किया, 1919 में जर्मन में एक वर्क्स पार्टी थी, उसमें शामिल हो गया। धीरे धीरे इस पार्टी में उसने अपनी पहचान इतनी अच्छी कर ली, अपनी छवि इतनी अच्छी कर ली कि इस पार्टी पर उसका कंट्रोल कायम हो गया, उसका कंट्रोल हो गया और उसने उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। इस पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे देखिए। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। 1923 में हिटलर ने क्या किया कि देखिए, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, 1923 में हिटलर ने क्या किया, जो बवेरिया था उस पर कब्जा करने का प्लान बना लिया। इसके साथ ही उसने ये प्लान भी बना लिया कि भाई अब हमें बर्लिन पर चढ़ाई करनी है। इन सब के बाद जो हिटलर का मन था वो एकदम ये थी कि भाई अब मुझे सत्ता है जर्मनी की, इस पर कब्जा करना ही करना है। उसने इसकी योजना बना ली। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा। हालांकि उसने योजना तो बना ली कि उसे बवेरिया और बर्लिन पर चढ़ाई करनी है,
लेकिन वो तो ना चढ़ाई कर पाया और ना ही सत्ता पर कब्जा कर पाया। इन योजनाओं में वो असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीति खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। देखिए, जो ये नाज़ी पार्टी थी, इन्होंने कोशिश तो बहुत की। 1930 तक इनकी ये कोशिश थी कि ये लोग किसी तरह से जनता को अट्रैक्ट कर लें, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब महामंदी फैल गई तो नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक जो थे वो दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर जो थे बेरोजगार होते जा रहे थे, जो मध्य वर्ग था उनको भी लाचारी और भूखमरी का डर सताने लगा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। देखिए, जर्मनी की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई, जो बैंक थे वो दिवालिया घोषित हो गए, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर वर्ग जो था वो बेरोजगार होते जा रहे, उनके पास काम बचा ही नहीं था। और जो मध्यम यानी जो मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग भी लाचारी और भुखमरी में ना पिस जाएं, इस बात से डर रहे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खाने के लाले हो जाएं। वहीं जो नाज़ी थे, जो नाज़ी पार्टी थी नाज़ीवादी, उन लोगों ने लोगों को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के सपने दिखाए और लोगों में उन्हें उम्मीद दिखाई देने लगी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टैग के, देखिए 1929 में जो नाज़ी पार्टी थी उसको जर्मन संसद राइखस्टैग के क्या दे रहा है आगे, राइखस्टैग के लिए चुनाव हुए, उसमें महज मात्र 2.6% वोट मिले थे। ठीक है, ये जो कह रहा है, देखिए जो वहाँ चुनाव हुए जर्मनी में 1929 जर्मन संसद का जो चुनाव हुआ राइखस्टैग का, उसमें नाज़ीवादी जो पार्टी थी इनको मात्र 2.6% वोट मिले थे। 1932 आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। देखिए 1929 में मात्र इनको 2.6% वोट मिले थे, लेकिन 1932 आते आते ये एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उससे 37% वोट मिले। देखिए कहाँ 3 साल पहले 2.6 और भाई 3 साल में इतनी तरक्की हो गई कि इन्होंने 37% वोट हासिल कर लिए। हिटलर जो था वो ज़बरदस्त वक्ता था, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उसी तरह हिटलर जो था वो ज़बरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। भाई साहब, मोदी जी जब भाषण देते हैं तो लोगों में एकदम जोश भर देते हैं ना, लोगों को एकदम हिला के रख देते हैं। वैसे ही हिटलर था, जब वो भाषण देता था तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र स्थापना की, ठीक है, वो अपने भाषणों में क्या बोलता था, वो कहता था कि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेंगे और वर्साई की संधि में जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका बदला लेंगे। जर्मन समाज की जो प्रतिष्ठा खो गई है उसको हम लोग वापस हासिल करेंगे। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो नौजवानों को रोजगार देंगे और जो बेरोजगारी का जो दर है उसको एकदम 0 पे ले आएंगे। सब कहते हैं, होता कुछ नहीं है। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। जनता तो भाई खुश हो गई, जनता तो यही चाहती थी ना। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वो लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत को समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। उन्हें तो जनता का मन जीतना था, लोगों के अंदर एकता की भावना पैदा करनी थी और इसके लिए जो नाज़ी पार्टी के सदस्य थे
उन लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। देखिए, स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नासी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ये लोग क्या करते थे, एक लाल झंडा रखते थे जिस पे स्वास्तिक बना होता था, और नाज़ी लोग जो थे सैल्यूट करते थे, और जब भाषण इनका ख़त्म हो जाता था ये लोग खास अंदाज में तालियां बजाते थे। इन सारी चीज़ों से ये लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। जैसे 2014 में मोदी जी आए थे तो सबको यही लगा था भाई ये देश को अमेरिका से आगे ले जाएंगे, और भाई देख बंदे ने मेहनत तो बहुत की, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है, लेकिन परेशानी ये है कि भाई कोविड ने उस बंदे को, अगर देखिए उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता ना तो देश और डूब गया होता, और वो है कि बचा हुआ है यार। कोविड से तो बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई, पर अभी उन्होंने बचाया हुआ है। चलिए आगे इस टॉपिक को छोड़ते हैं, राजनीति वाली, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, नाज़ियों ने हिटलर को एक मसीहा के रूप में पेश किया, ठीक है, जिसका जन्म लोग कहते थे कि जनता को तबाही से बचाने के लिए हुआ है। ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास जो है चकनाचूर हो चुका था, और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। भाई जो वहाँ के लोग थे वो आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे थे, तो उनको हिटलर में एक, ठीक है, हिटलर में अपना भविष्य दिखाई देने लगा। सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, आशा की किरण दिखने लगी कि यह बंदा हमें आर्थिक संकट से निकालेगा और हमारे देश की जो प्रतिष्ठा खो गई है उसको वापस लाएगा, ऐसा लोग सोचने लगे। देखिए लोकतंत्र का ध्वंस कैसे हुआ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुके थे। देखिए जब हिटलर को चांसलर का पद मिला उस समय नाज़ी पार्टी ने क्या किया, जो रूढ़िवादी वर्ग था उनको भी अपने पार्टी से जोड़ चुके थे। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिकों के जो अधिकार थे उसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्ट पर निशाना साधा। देखिए कम्युनिस्टों यानी कम्युनिस्ट जो चर्च थे, कम्युनिस्ट धर्म के मानने वाले जो लोग थे उन पर सीधा हिटलर ने निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसस लडाफ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुशी 6808 फाइलों में 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, इनके अलावा इन्होंने नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के जो लोग थे उनको अपने दमन का निशाना बनाया था। कम्युनिस्टों के अलावा अन्य 52 किस्म के लोगों का इन्होंने दमन कर दिया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मन में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून में हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया गया। नाज़ी पार्टी, उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए जो पार्टियां और जो यूनियन हिटलर से जुड़े थे उनको छोड़कर
अन्य जो भी राजनीतिक पार्टियां थी या ट्रेड यूनियन थे, उन पर हिटलर ने पाबंदी लगा दी। यहाँ ये समझ लिए कि हिटलर ने एकदम लोकतंत्र जो था उसको ख़त्म कर दिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा कंट्रोल स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। यानी पूरे समाज पर कंट्रोल करने के लिए, पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से चलाने के लिए विशेष सुरक्षा बलों का गठन किया गया। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, स्टार्म ट्रूपर्स, इनके अलावा गेस्टापी, गुप्तचर पुलिस जो होता है उसको गेस्टापी बोला जाता था, तथा एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया गया। इन 9 गठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यातना गृह यंत्रणा यानी जहाँ यंत्र रखे जाते थे, ठीक है, उसमें किसी को भी बंद किया जा सकता था। जो गेस्तापो के, ठीक है, जेल थी उसमें किसी को भी बंद किया जा सकता था, ये कह रहा है। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, यानी जहाँ पर उनको यातना दिया जाता था वहाँ पर किसी को भी भेज सकते थे। ये किसी को भी, हाँ देखिए, मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया। यंत्रणा यानी यातना देने वाला घर, यानी यातना देने वाला स्थान। तो वही कह रहा है कि ये जो यातना देने वाली स्थान था वहाँ पर किसी को भी भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाल दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। देखिए, किसी को भी बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत के, ठीक है, सज़ा सुना दी जाती थी। कानूनी कार्रवाई के बिना ही उनको देश से निकाल दिया जा सकता था या उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था। दंड की आशंका से जो पुलिस जो मुक्त थी, उन्होंने एकदम निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। मतलब जैसे मर्जी वैसे लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। आगे देखिए, पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉला मार्स साख्त को सौंप दी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। देखिए, विदेशी नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। जो हिटलर की विदेशी नीति थी वो काफ़ी अच्छी थी और इस नीति पर उसको तुरंत कामयाबी मिल गई। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। हिटलर ने क्या किया, लीग ऑफ जो नेशंस था उससे पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया पे क्या है, हिटलर ने 1938 में फिर से कब्जा कर लिया और नारा दिया कि एक जन एक साम्राज्य और एक नेता। इस नारे की आड़ में उसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर लिया। आगे देखिए, इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया जो था, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जो जर्मन भाषी सुडेटलैंड था उसके प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। इंग्लैंड भी इसको चुपचाप सपोर्ट दे रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मन के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की स्थिति जो है और देश की जो नियति है अब पलटने वाली है। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौटने वाली है। आगे देखिए, लेकिन हिटलर जो है यहीं नहीं रुका।
साक्स ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों से ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट जो है अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मन में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साक्स को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाले कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं। देखिए, जो ज़्यादातर यूरोप के ज़्यादातर देशों में ऐसा हुआ, ऐसे लोगों को गद्दी पे बिठा दिया गया, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठा दिया गया जो नाज़ी सरकार थी उनको समर्थन दे सके। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पे खड़ा था। मतलब 1940 का जो दशक था, जब वो ख़त्म होने वाला था, उस समय हिटलर इतना ताकतवर हो गया कि बता नहीं सकते। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। अब यूरोप ने क्या किया, अब हिटलर ने ये किया कि अब उसका ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने पर चला गया। जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। देखिए, अगर वो सोवियत संघ पर हमला नहीं करता ना, तो वो बहुत आगे जाता, लेकिन उसका यह हमला इतनी बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई कि इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा जो था वो ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया। वो पूरब जीतने के चक्कर में पश्चिम गंवाने पे आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मन को नाको चने चबा रही थी। देखिए, ऐसा है, जो रूस वाला हिस्सा वहाँ पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड, ठीक है। अब इसने क्या किया, इधर इंग्लैंड से लड़ाई चल रही है भाई, उधर उन्होंने रूस से छेड़ दी। रूस में सेना, जो रूस की सेना थी, उनको सर्दी की पता थी कि यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है तो कैसे रहना है, कैसे युद्ध करना है। और ये लोग जो थे, इनको सर्दी में युद्ध करने की आदत नहीं थी, कह लीजिए, इनकी तैयारी नहीं थी, इनकी प्रशिक्षण नहीं था। तो ये लोग इतनी बुरी तरीके से वहाँ पिटे और जो सेनाएं थी वो बिखर गईं। इधर पश्चिम में भी जो इनका युद्ध चल रहा था, यहाँ भी अब ये कमज़ोर पड़ने लगे। देखिए, सोवियत लाल सेना ने स्वालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर एकदम मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों को आखिरी तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। यानी पूरे यूरोप पर जो सोवियत संघ था उसका वर्चस्व कायम कर दिया, स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका जो है वो दूसरे विश्व युद्ध से लगातार किनारा कर रहा था। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई जो आर्थिक समस्याएं थी उनको दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। भाई, आखिर वो युद्ध से दूर कैसे रह सकता है। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिकों के जो ठिकानों थे उस पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन किया, देखिए, जब जापान Exams are around the corner and you want the perfect revision? Try the free revision course. हाँ, ये कह रहा है, जब जापान ने हिटलर को पूरा समर्थन दे दिया तो उसके बाद भाई अब अमेरिका के अंदर जो है एक डर की भावना ने जन्म ले लिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए,
यहाँ दिया है, हम कहाँ पहुँच गए थे। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी कर निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। उसे पता चल गया कि भाई पता चले कि जो जापान है अमेरिका पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि जापान की जो शक्ति थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब वो अमेरिका को टारगेट करने लगा था, तो भाई अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। जब अमेरिका ने जापान का एक शहर है हिरोशिमा, 1945 में उस पर परमाणु बम गिरा दिया और हिटलर की जब पराजय हो गई तो उसके साथ इस युद्ध का समापन हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। कल हमने पढ़ा था ना, हेलमुट के जो पिता थे और उनकी माता थी, उनको बात करते हुए हेलमुट ने सुना था कि वो कह रहे थे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरे परिवार के साथ जहर खा लूं या खुद अकेले कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं, और उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। कल आपने इसके बारे में पढ़ा था, वही कह रहा है। अब उसकी कहानी पर लौटते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। देखिए, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। वो क्या थे? देखिए, नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाज को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आँखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी जो थे सबसे निचली पायदान पर आते थे। देखिए, जो हिटलर था, उसके जो नाज़ी लोग थे, उनकी ये विचारधारा थी, ठीक है, वो लोग समाज को बराबरी का हक नहीं देखते थे। वो लोग नस्ल के आधार पर समाज का आकलन करते थे। जैसे ब्लॉन्ड यानी नीली आंखें वाले जो नार्डिक जर्मन थे, ठीक है, नार्डिक जर्मन आर्य थे, वो सबसे ऊपर मानते थे, और जो यहूदी लोग थे उनको सबसे निचली पायदान पर मानते थे। यहूदियों को जो नस्ल था वो विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। ये जो यहूदी थे, इनको हिटलर जो है, जो नाज़ी लोग थे, ये नाज़ी जो लोग थे, ये लोग कट्टर दुश्मन मानते थे। बाकी जो तमाम समाज थे उनको बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। देखिए, जो यहूदियों और जर्मन आर्य थे, इनसे अलग जो लोग थे उनको इन दोनों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच जो थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, आपने सुना होगा, जिन्होंने विकास और प्रकृति के चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। मतलब उन्होंने कहा जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। यह विचार हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी जीविता के सिद्धांत में दिया था। इस विचार का यह मतलब था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया, ताकि यार वो उनका जो साम्राज्यवादी शासन है उसको सही ठहरा सके, अपने विचारों को सही बचा सके। अपने विचारों को जनता पर थोपने के लिए उन्हें डार्विन के विचारों का सहारा ले लिया। नाज़ियों की दलील जो थी वो बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्ल जो है वो खत्म हो जाएंगी। आर्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व
कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का जो दूसरा पहलू था वो लेवेनस्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि वह अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किलें भी पेश नहीं आएंगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड की इस अरे यार फिर क्या हो गया, एक सेकंड भाई, एक सेकंड देखता हूँ मैं क्या हो रहा है। मुझे ना लोगों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। एक सेकंड, हाँ देखिए आगे हम आगे देखिए क्या कह रहा है। हम कहाँ पहुँच गए थे यार। ये देखिए, पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि जो जर्मन भौगोलिक दृष्टि से सभी लोग एक जगह इकट्ठे किया जा सके, और पोलैंड जो है इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। ये देखिए क्रियाकलाप दिया है, नए शब्द नार्डिक जर्मन। आर्य इसका मतलब क्या है? आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देश में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे, यानी एक ही जैसे मिलते जुलते लोग थे। ब्लॉन्ड का मतलब होता है नीली आंख और सुनहरे बालों वाले। ठीक है, आगे देखिए, साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, यानी कम मानते थे, छोटी मानते थे। नासी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। बाकी सब जो थे अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नासी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथेजेनिया दया मृत्यु यानी कार्यक्रम के तहत बाकी नासी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। देखिए, जो हेलमुट के पिता थे, जैसे हिटलर कुछ लोगों को अयोग्य मानता था और उनको मौत के घाट उतरवा देता था, यानी उनको मरवा देता था, वैसे हेलमुट के पिता ने भी यार असंख्य जर्मनों के साथ यही व्यवहार किया था। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इस नियति के लिए अभिशाप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। देखिए, जो नासी थे वो यहूदियों से इतनी नफरत करते थे, और ये नफरत जो थी ये भाई ईसाई धर्म में मौजूद जो परंपरागत यानी परंपरा के हिसाब से वंशानुगत जो परंपरा थी उससे भी घृणा थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा था। ठीक है, जो ईसाई लोग थे वो यह मानते थे कि ईसा मसीह जो है उनको यहूदियों ने मारा था, और इस बात से ये जो घृणा है वो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही थी। ईसाइयों की नज़र में यहूदी जो थे आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। यहूदी जो थे मध्यकाल तक जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। ये बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था।
नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, यानी भगा दिया जाता था। ठीक है, देखिए, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में चले गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की जो घृणा थी वो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, यानी मार दिया जाए। सन 1933 से 38 तक नासियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, यानी उन्हें परेशान किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के जो साधन थे उनको छीन लिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। देखिए, चैम्बर ऐसे होते थे जिनको चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था। उनमें यहूदियों को ले जाते थे और चारों तरफ से बंद कर दिया जाता था। उसमें यार हवा पास होने की भी जगह नहीं होती थी और उसमें जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी, जिनमें जो यहूदी थे वो तड़प तड़प के मर जाते थे। देखिए, यहाँ कुछ शब्द हैं। जिप्सी। जिप्सी का मतलब क्या होता है? जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों को अपनी सामुदायिक पहचान थी और सिंती और रोमा ऐसे दो समुदाय थे जिन्हें जिप्सी कहा जाता था। सूदखोर का मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्राय गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूदखोर बोलते हैं ना, सूदखोर लोग कैसे बोलते हैं? ऐसे जैसे मतलब गाली हो, ऐसी दृष्टि में बोलते हैं, ऐसी भावना से तो बोलते हैं। गेटो, किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, इसे ही गेटो कहा जाता था। ये देखिए, नस्ली कल्पना लोक, यूटोपिया के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। युद्ध के साये में नासी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना श्लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध के एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घरों और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया। मतलब पोलैंड के लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ा। देखिए, जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मन को वहां लाकर बसाया जा सके। मतलब उनको वहां से भगाया इसलिए गया ताकि जो जर्मनी के इलाकों में जो जर्मन रह रहे थे उनको वहां पर बसा दिया जाए। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह, यानी जानवरों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तथ्यों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। वो पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। देखिए, वो लोग क्या कहते थे कि मतलब अपनी बुद्धि से जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं और जो पोलैंड का जो समाज है उनको बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर अपना गुलाम बना ले, और गुलाम बनाने की उन लोगों की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवार में मिलाया जाता था, और अगर ऐसा नहीं होता था तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था। उनमें ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता। भाई, घेटो का मतलब घुटन से मौत हो जाती थी। घेटो का मतलब घुटन ही होता है यार, आज की भाषा में देखोगे तो। ये देखिए, ऐसे चैम्बर बनाए जाते थे, ठीक है। इसके अंदर लोगों को भरा जाता था और फिर उनका दम घुटने से मौत हो जाता था। इनमें बहुत प्रकार की जहरीली गैसें होती थी जिन्हें छोड़ दिया जाता था और उसमें लोग तड़प तड़प के मर जाते थे। देखिए, मौत का सिलसिला यहाँ दिया है 1933 से 39।
हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, सितंबर 1935 में। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों और जर्मन के बीच विवाह उत्तर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय जो थे, यहूदी व्यवसायों को का बहिष्कार कर दिया गया। सरकारी सेवाओं से उन्हें निकाल दिया गया। यहूदियों की जो संपत्ति थी उसको जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें बेच दिया गया, नीलाम कर दिया गया। इसके अलावा नवंबर 1939 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी जो प्रार्थना घर थे, जिन्हें गिरजाघर कहते हैं, उनको जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। ये देखिए, आर्यों के बैठने के लिए पार्क में रखी एक बेंच है। मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भाई अपना जीवन ऐसे ही तो गुजारेंगे वो। देखिए दूसरा जो चरण था, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। सितंबर 1941 के सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र में लोडज और वासा जैसी घेटों बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति जो थी वो छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटों बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का जो साम्राज्य था वो व्याप्त हो गया, यानी बीमारियां फैल गईं। तीसरा चरण जो है 1941 के बाद में देखने को मिलता है कि भाई अब तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। देखिए गैस चैम्बर के बाहर जो कपड़ों का ढेर है वो दिखा रहा है। ये देखिए भागने की कोशिश में ये व्यक्ति मर गया है। यातना गृह के चारों तरफ लगी जो तारें हैं उसमें करंट दौड़ रही हैं। समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भरकर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जिक, ऑस्विट्ज, सोबिबोर, चेलमनो और मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकी के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मार दिया गया, यानी मौत के घाट उतार दिया गया। ये यातना गृह है जहाँ लोगों को यातना दी जाती थी। और यहाँ भी कुछ दिया होगा, अंतिम समाधान से पहले कैदियों को जो छीने गए जूते थे वो। एक यातना गृह कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। ये यातना गृह है, कैमरे से इसकी फ़ोटो ली गई है। कह रहा है कि देखिए मौत के स्थान को भी एकदम खूबसूरत बना दिया गया है। नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति कैसी थी देखिए। युवाओं में हिटलर को दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। जो युवा थे उनमें जो हिटलर की दिलचस्पी थी, जो हिटलर की चाह थी, वो जुनून की हद को भी पार कर चुका था। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों को, जिप्सियों को और इनके जो बच्चे थे और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। 40 के दशक में उन्हें तो गैसों के चैम्बरों में झोंक दिया गया, यानी उन्हें मार दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया।
और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की गई, बच्चों को आक्रामक बनाया जाने लगा। हिटलर को मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है, यानी समझ लीजिए बॉक्सिंग। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने का जिम्मेदार, जो देखिए जो जर्मन बच्चे और युवा थे, उनको राष्ट्रीय समाजवाद की भावना उनके अंदर पैदा करने के लिए की जो जिम्मेदारी थी, वो जो युवा संगठन थे उनको सौंप दी गई। 10 साल की उम्र के बच्चे को युग फोक में दाखिल करा दिया जाता था और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नासियों के युवा संगठन यानी हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों, अन्य अवांछित से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नए शब्द देखिए, युंग फोक, 14 साल से कम उम्र वाले जो बच्चों थे उनके लिए नासी युवा संगठन था जिसे युंग फोक कहा जाता था। आगे देखिए, स्रोत ग यहाँ दिया है कुछ, हाँ हमने कुछ स्रोत छोड़ा तो नहीं है आपके लिए, नहीं यही है। देखिए, 6 से 10 साल तक के उम्र के जो सभी लड़कों को नासी विचारधारा की शुरुआती प्रशिक्षण दिलाया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी कि वो लोग हिटलर के प्रति निष्ठावान रहेंगे। हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। ठीक है, ये लिया गया है, डब्ल्यू साइरर ने लिखा है, द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक से उद्यत, उससे लिया गया है। भाई यार फिर से ऐड आ गया। हाँ चलिए ठीक है, अगला देखिए। जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वो जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। उसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ, सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। कब्र तक यहाँ उनका पीछा नहीं छोड़ता है। ये देखिए, यहूदी बच्चे को मौत के कारखाने में गैस से मार दिया जाएगा। साला सॉरी क्या निकल गया मुझसे। आगे देखिए, नासी यूथ लीग का गठन जो है 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नासीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया। बाकी जो युवा संगठन थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मातृत्व की नासी सोच। नासी जर्मन में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष जो है वो गलत है। यानी जो औरत और मर्द की बराबरी है, ये जो अधिकार हैं ये गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नासी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व भी उन्हें ही सौंप दिया गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की जो ध्वजवाहक वही थी जी। देखिए, जो आर्य की संस्कृति थी और जो उनकी नस्ल की ध्वजवाहक थी वो कौन था? वो औरतें थीं।
1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने के इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चा पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तगमा यानी गोल्ड मेडल दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता को उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोतकर उन्हें गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उन्हें गले में लटकी तख्ती पर लिखा जाता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया यानी गंदा किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार को भी छीन लिया गया। भाई ऐसा होता है क्या? नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। भाई मीडिया का फ़ायदा जैसे आज बीजेपी उठा रही है ना, वैसे ही हिटलर ने उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए वे न केवल भ्रमक यानी बहलाने वाले बल्कि दिल दहला देने वाले भी थे। ऐसा नहीं कि केवल जो शब्द थे वो गुमराह करने वाले हों, बल्कि उनके शब्द तो लोगों के दिल दहला देते थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या मौत जैसे शब्द जो थे उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया। जो नाज़ी थे वो हत्या या मौत जैसे जो शब्द है उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में और जो यूथेनेजिया था यानी विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। वो ये नहीं कहते थे कि यहूदियों को मौत के घाट उतार, नहीं, यहूदियों को मुक्ति देते थे। देखिए, इवैक्यूएशन का आशय था यानी उनका मानना था कि लोगों को गैस के चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि आखिर गैस के चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, जहां इनको बीमारी से मुक्त किया जा रहा है। गैस चैम्बर जो थे स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने वाले नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मन के दुश्मनों को रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू यानी अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए, कफ्तान यानी चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना में कुतरने वाले छुछुंदरी जीवों से भी की जाती थी। जो उनकी चाल ढाल थी, उनको जो छुछुंदर होते हैं ना, उनकी तुलना उससे की जाती थी। नासीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नासीवाद देखिए भाई, ये कह रहा है जो नासीवाद थे उनकी विचारधारा कैसी थी। जैसे आजकल पार्टियां क्या करती हैं, हिंदू मुस्लिम बस यही बात करती हैं।
भाई रोजगार पर तो बात करती ही नहीं थी। वैसे ही जो हिटलर का शासन था, जो नासियों की जो पार्टी थी, वो लोग हमेशा यही कहती थी कि भाई जो यहूदी हैं वो हमारे दुश्मन हैं। उनके खिलाफ हमेशा लोगों के मन में नफरत बढ़ती रहती थी, जबकि वास्तव में हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वैसा ही उस समय था, जर्मन और यहूदियों में कोई फर्क ही नहीं था। और इनको भाई बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग इनके लिए किया जाता था। देखिए, नासियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नासी ही हल कर सकते हैं। जैसे हमारे 2014 चुनाव में बीजेपी ने किया था कि भाई 60 साल से कांग्रेस देश को लूट रही है और इन सभी समस्याओं से आपको जो निपटारा है, जो जनता है, जो डेवलपमेंट है भारत का, उस सब से छुटकारा जो है, मतलब डेवलपमेंट से छुटकारा नहीं, मतलब भारत का जो विकास है वो बीजेपी ही कर सकती है। लेकिन भाई ऐसा हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो पहले 60 साल पहले हुआ था वही अब भी हो रहा है। देखिए, चित्र के नीचे दी गई पंक्तियाँ। पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसों के लिए वो भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा ना हो जाए। भाई आज भी है, देखेंगे तो देखिए किसानों के, जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? जर्मन किसान जो थे दो भयानक पार्टों के बीच में पीस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवादी की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपा एक नासी पर्चा है जिसमें ये लिखा गया था। ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहिए तो बता दूं, चलिए बता देता हूँ। 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 9 नवंबर 1914 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए, यानी जर्मनी की हार हुई और युद्ध समाप्त हुआ। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। ये सब चीज़ें याद रखिए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर घुसना और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई 1 सितंबर 1939 को। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं जो थी वो सोवियत संघ में घुसती हैं और 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया और 27 जनवरी 1945 को जो सोवियत फौजें थी वो ओसविट्स को मुक्त कराती हैं और 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। अब देखिए, यहाँ भी कुछ और है। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध क्या है? नासीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? जो आम जनता थी वो नासीवाद के बारे में क्या कहते थे, उनका क्या मानना था? बहुत सारे लोग नासी शब्द आडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशाना लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में भी पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। यही व्यवस्था जो है सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। जैसे आज भी लोग डरते हैं ना, वही हिसाब किताब तब भी था। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने
नाज़ियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। देखिए क्या लिखा। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे अरे यार हाँ, ये देखिए पढ़ रहे थे ना, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। ठीक है, मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वो मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी है कि भाई एक दिन तो आपका भी नंबर आना है। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी थी। सॉल्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी के पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। सॉल्ट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपने में उन्हें भी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसे शकल सूरत व चाल डाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों को जो छवियां और तस्वीरें छपती थीं, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थीं। यह छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे, यानी मर जाते थे। महाध्वंस के बारे में देखिए, हेलोकास्ट के बारे में जानकारियां हैं। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मन के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नरकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए, लेकिन इसके विपरीत यानी इसके उल्टा ये हुआ, जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने
उन स्याह दिनों में प्रतिरोध करने का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। देखिए, ये सब जो वृत्तांत हैं, ये सब जो सबूतें हैं, ये सब यात्रा डायरियाँ, चित्रकाशी, शायरी, साहित्य जो भी लिखे गए हैं, स्मृति हैं, ये सब केवल ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जुल्म सहा है भाई, और उन लोगों के लिए है जो जुल्म को देखते रहे और जो जुल्म करते रहे। इन सब के बारे में इसमें है ना भाई, इन सब की यादें हैं ना, सबके बताया गया कौन अच्छा था, कौन बुरा था, क्या लोग कैसे जुल्म करते थे, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इसमें उनकी यादों के रूप में संग्रहित हैं। गांधी जी ने हिटलर को लिखा। हिटलर को गांधी जी का पत्र, वर्धा मध्य प्रांत, 23 जुलाई 1939 को गांधी जी ने पत्र लिखा था हिटलर को। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वो जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वो उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके को त्याग कर दिया है और इसमें उससे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं मान लेता हूँ यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूँ आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। अरे वो काम मानने वाला था गांधी जी। हिटलर को गांधी जी का पत्र। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई ज़रूरत नहीं है और उसे विनाश शास्त्र की तो नहीं ही है, जिसे अपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसा विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे। वो एक कुकर्म की चर्चा करने पर गर्व तो महसूस करेंगे नहीं, भले ही वह कृत्य कितने ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अंततः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनचंद करमचंद गांधी। हिटलर कहाँ सुनने वाला था, गांधी जी के पत्रों पर ध्यान देता वो, उसे तो भाई बदला लेना था। इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर होता है समाप्त। ये है क्रियाकलाप, इसे आप लोग करिए, क्वेश्चन आंसर सीरीज आप लोग करिए कि आखिर जो वाइमर गणराज्य थे उसके सामने समस्याएं क्या थी। इन समस्याओं के बारे में आपने पढ़ा था भाई। वाइमर साम्राज्य के देखिए, जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें मित्र राष्ट्रों ने वाइमर साम्राज्य के ऊपर इतने भाई पाबंदियां लगा दी थी, और पाबंदियां तो लगाई थी, उसके साथ साथ जो युद्ध में क्षति हुई थी उसके लिए हर्जाने के रूप में 1 करोड़ जो जर्मनी का पैसा आया, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका जुर्माना लगा दिया था भाई। तो बताइए 1 करोड़ का मतलब आप समझ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं उसके पास थी। देश में भुखमरी फैल गई थी यार, जो देश की इकोनॉमी थी वो गिरते चली जा रही थी, लोग सड़कों पे आ रहे थे, नौकरियां नहीं थी, बेरोजगारी फैल गया था, बहुत सारी समस्याएं थी। इसके बारे में आपने पढ़ा ही है, आगे देखिए जाइए, आप खुद करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो का यार प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है यार।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आई गए हैं तो।